नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। और मेरे पीछे जो लाइन लिखी आप देख रहे हैं, आज इसी की बात हम करने जा रहे हैं। मसला आप समझ चुके होंगे, आपकी हार में कांग्रेस का हाथ। किस प्रकार से कांग्रेस का हाथ रहा आम आदमी पार्टी की इस हार में, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन आखिरकार दिल्ली की सियासी जंग में केजरीवाल की किलेबंदी ढह गई और एक दशक से सत्ता में रह रही आम आदमी पार्टी की विदाई हो गई। जनता ने विपक्ष की बेंच पर उन्हें बिठा दिया। वर्षों बाद दिल्ली में कमल खिला और आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज हुआ। दूसरी ओर दिल्ली के इस घमासान में कांग्रेस एक बार फिर से शून्य पर सिमट गई। मतलब साफ है, लगातार 3 चुनाव में शून्य के साथ शून्य की हैट्रिक लगाई कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस जिसने न सिर्फ अपनी सियासी कब्र खुद खोदी, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी रसातल में ढकेल दिया। क्योंकि दिल्ली की 14 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस का अस्तित्व ही आपके लिए हार की वजह बना। जहां अगर गठबंधन हुआ होता तो तस्वीर कुछ और होती। आप अपनी 22 सीटों में उन 14 सीटों को जोड़ लेती तो 36 का आंकड़ा छू लेती, मतलब मैजिकल फिगर। लेकिन केजरीवाल की जिद और कांग्रेस की कमजोरी ने बीजेपी की राह आसान कर दी। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की अदूरदर्शिता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। क्या बीजेपी ने इंडी की कमजोरी का फायदा उठा लिया दिल्ली में, इसकी भी बात होगी। क्या कांग्रेस का दिया हुआ डेंट है कि राजधानी में आपके हार की वास्तविक वजह बनी, और क्या आम आदमी पार्टी को हराकर कांग्रेस ने केजरीवाल से बदला ले लिया, इसके बारे में भी बात बहुत जरूरी है। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस की सियासत का अंत करके ही सत्ता में आए थे। याद होगा 2013 आपको। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम इसी पर दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं कि जो 14 सीटों की कसक रह गई उसे कांग्रेस ने कैसे पूरा होने नहीं दिया और कैसे सत्ता से बेदखल हो गई आम आदमी पार्टी। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार कमल खिल ही गया और पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में रही आम आदमी पार्टी का चैप्टर क्लोज हो गया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव में शून्य सीटों के साथ कांग्रेस एक बार फिर फिसड्डी साबित हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 45.56% वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी को 43.57% और कांग्रेस को 6.34% वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी इन वोट शेयर के आंकड़ों को देखें तो अगर दिल्ली में इंडी गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना बढ़ जाती। इस बार के चुनाव में दिल्ली की 14 सीटें ऐसी रहीं जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार का कारण बनी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है। दिल्ली के चुनाव में महज 22 सीटें पाने वाली आप यदि कांग्रेस से गठबंधन कर लेती तो दिल्ली में दोनों पार्टियों की गठबंधन की सीटें 36 हो सकती थी, जो बहुमत का आंकड़ा है। वास्तव में 14 सीटें ऐसी रहीं जिनमें आपकी हार का अंतर कांग्रेस को मिले मतों से कम है। संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, मालवीय नगर, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, छतरपुर, मेहरौली, मादीपुर, बादली, कस्तूरबा नगर और नागलोई जाट। यानी अगर इन सीटों पर आपको कांग्रेस का साथ मिला होता तो आज परिणाम कुछ और होते। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के वोट एक होते। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया और फरहाद सूरी के वोट बटे न होते और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज और गर्वित सिंघवी का वोट एकजुट होता तो आज आपका शीर्ष नेतृत्व ढेर न हुआ होता और न ही कांग्रेस को जीरो से संतोष करना पड़ता। लोकसभा चुनाव के बाद आप नेता गोपाल राय और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा था कि गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। उन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस 5 से 10 तक सीटें चाहती थी, लेकिन केजरीवाल ने असहमति जाहिर कर दी। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि वो दिल्ली में कांग्रेस से चुनावी गठबंधन नहीं करेंगे। यही नहीं, प्रचार के समय दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमले भी किए। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल को अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का साथ मिला, लेकिन कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल का हठ उन्हें उन्हीं के गढ़ में ले डूबा।
और अकेले सत्ता सुख भोगने के आदी केजरीवाल खुद को भी हारने से नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के इसी बिखरे माहौल का फायदा उठाते हुए 48 सीटों के साथ दिल्ली में जबरदस्त वापसी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जब इंडिया अलायंस बना था उसी समय ये बात तय हुई थी कि लोकसभा के चुनाव लड़ने का अलायंस है, राज्यों में लोग अपने अपने निर्णय ले सकते हैं। ये कह के इंडिया अलायंस बना था। वही नीति अभी है, जब वो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे निश्चित रूप से फिर इंडिया अलायंस की बात फिर से शुरू की जाएगी। देखो, ये बाद में कहने की बातें हैं। हमारा अलायंस केंद्र में था, लोकसभा में, विधानसभा में स्थिति अलग हुई। दोनों की रजामंदी से ये अलायंस होता है, एक से तो नहीं होता। जो भी हालात हुए, लेकिन हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे दिल्ली में। देखिए, कांग्रेस ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है डेफिनेटली। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, और भ्रष्टाचार में गिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भागवत, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। इंडिया अलायंस वाज अ सेंट्रल आइडिया। वो एक था कि केंद्र में हम एक वैकल्पिक सरकार की संभावनाओं के लिए हमने उसका गठन किया था। तब भी लोगों को पता था, सारी पार्टियों को, कि राज्यों में कई बार हम एक दूसरे के सामने होंगे। केरल, वेस्ट बंगाल, लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, दिल्ली में हुआ। तो इस तरह की एनोमलीज, विसंगतियां होती हैं। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से, और ये कहना कि 13 सीट पर कांग्रेस अगर नहीं होती तो, ये पोस्टमार्टम एकेडमिक डिस्कशन के लिए सही है। दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठ कर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, इस बारे में बात करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। भयंकर अंतर्विरोध से ग्रस्त ये समूह, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शनरी फोर्स है जिसको अनेक प्रांत में लोगों ने हराया है। अभी अभी दिल्ली ने दोनों को हराया। जो पार्टी लंबे समय तक पहले दिल्ली को शासन किया था और पिछले 10 साल से जो लोग शासन कर रहे थे, दोनों को हरा के भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को भरोसा करके अभी एक नई सरकार बनाने का फैसला किया है। हम इसे डेंट नहीं मानते। दोनों पार्टी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब अगर ऐसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के सारे वोट लेकर पार्टी बनी थी, तो अब ये उनको तय करना है कि उनको कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। लेकिन हम तो दोनों पार्टी को शुभकामनाएं देते हैं। तो आपकी हार में कांग्रेस का हाथ, आज इसी की बात करेंगे। आपने पूरी रिपोर्ट देख ली और समझ ली होगी कि वो 14 सीटें कौन सी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाया और 14 सीटें गंवाकर सत्ता से बेदखल हो गई आम आदमी पार्टी। और तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनसे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये जो तमाम आरोप लग रहे कि उन्होंने बदला ले लिया, वो कहां तक सही है। राम गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और रमेश ठाकुर जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव है उसके पीछे, इसके आम आदमी पार्टी के हार के पीछे जो मुख्य कारण है उसमें कांग्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण, उसको किस प्रकार से देखा जाए, इसकी भी बात होगी। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से करूंगा, धर्मेश शर्मा जी के साथ। धर्मेश जी, सीधा सवाल, क्या 2013 वाला बदला पूरा हो गया क्या आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ये जो नैरेटिव रचा जा रहा है कि बदला ले लिया हमने, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बाहर कर दिया, ऐसा देखिए
चुनाव के अंदर जनता को सबसे बड़ा अधिकार होता है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है। और आप एक बार समझिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो वो कांग्रेस के वोट बैंक को ही यूज करके आई थी, जो उसने शिफ्ट किया था। तो हमें तो ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का वोट बैंक लेके गई थी वो धीरे धीरे वापस कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखें हमारा 6.5% जो हमारा वोट बैंक है वो वापस हमारी तरफ आया है। इसका मतलब धीरे 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 जनता जो है कांग्रेस से जुड़ने लगी है। मैं नो डाउट बीजेपी को बधाई देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया है, जिस तरह उनके नेता लोग जीते हैं उसके लिए उनको वो बधाई के पाते हैं। लेकिन आप एक बात समझिए, कांग्रेस हमेशा गठबंधन के फेवर में थी, कांग्रेस हमेशा चाहती थी। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो गोपाल राय जी का बयान सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था कि हम अपना इलेक्शन जो है अकेले लड़ेंगे। तो उन्होंने खुद ही सारे रास्ते बंद कर दिए थे कि हम किसी के साथ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने जब हरियाणा में उनको लिफ्ट नहीं दिया तो दिल्ली में वो आपको लिफ्ट क्यों देंगे? तो देखिए, इसमें लिफ्ट देने की बात नहीं होती है। उनको एक बार देखो, आम आदमी पार्टी को पता था कि उनके पास जो अगर सबसे बड़ा राज्य अगर लड़ने के लिए है तो वो दिल्ली है जी। वो पंजाब में ठीक है एंटी इनकम्बेंसी के बेस पे सरकार बना गया, हरियाणा में उनकी मट्टी पलीत हो गई। दिल्ली एक ऐसा था जिसको बचा सकते। लेकिन आप देखिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जो एरोगेंस है, जो उनका घमंड है, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, पूरी पार्टी को ले डूबा। ठीक है, जनता बकायदा मन बना चुकी थी, वो जनता से सर्टिफिकेट मांग रहे थे अपनी ईमानदारी का। ठीक है, मतलब मैं जहां तक आपको समझ पा रहा हूं धर्मेश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो खैर अपने जनाधार को वापस पाने के लिए लड़ रही थी। अगर आम आदमी पार्टी हारी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी नाकामियां हैं, इसकी वजह से उनको जनता ने ब्लेम करना बहुत आसान है। ठीक है, उनको उनकी नीतियों को जनता ने पसंद इस बार नहीं किया। ब्लेम करने की चीज है, पर जनता ने उनको पूरी तरह नकार दिया। ठीक है, लेकिन हम एक सीट की बात करेंगे। देखिए, अब इसको धर्मेश जी कोइंसिडेंस कहें या कुछ कहें कि आम आदमी पार्टी 22 पर सिमट गई। 14 सीटें ऐसी रहीं कि उन 14 सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती या साथ में लड़ते तो आज शायद वो सरकार बना लेते, फिर 36 का मैजिकल फिगर छू सकते थे आप लोग मिलकर अगर लड़ते तो। लेकिन अगर मगर की बात ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं और एक एक सीट पर हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि नई दिल्ली से लेकर मालवीय नगर तक और जंगपुरा तक अगर तमाम बड़े दिग्गज आम आदमी पार्टी के हारे तो उसके पीछे कांग्रेस को मिला वोट बैंक, उनका बढ़ा 2.5-3% का वोट बैंक, वो कहीं ना कहीं दिक्कत किया है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ राम गुप्ता जी भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राम गुप्ता जी, आप लोगों ने क्या विश्लेषण किया इस हार का? क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस को ब्लेम करना सही है यहां? राम गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आपका फोन जो है, आपका जो डिवाइस है सामने, वो अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट है शायद वो। जी, अब आपकी आवाज आ रही है। सुदर्शन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का प्रणाम। प्रणाम और आज के पैनल में बैठे हुए सभी महान वक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने पूछा कि कांग्रेस की वजह से हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ, मैं इस विषय को रखने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूंगा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करते समय प्रॉमिस किया था कि हम जो जैसे ही सत्ता में आएंगे 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा, उसके 1 महीने बाद यानी कि 8 मार्च से हमारे दिल्ली की 1 करोड़ लगभग जो महिलाओं की आबादी है जी 50% आबादी को ये 2,500 रुपया हर महीना देने की जो स्कीम इन्होंने लागू करी थी, उसे ये जरूर पहली किस्त के रूप में 8 मार्च से बांटना शुरू कर देंगे। अगर ये नहीं बांटते हैं तो फिर हमारी जो आम आदमी पार्टी का कैडर है, जो पिछले 10 सालों से सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष की ही भूमिका में रहा है और अब तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। नहीं, हमको बड़ी उम्मीद है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रहेगी जब आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आपके मुख्यमंत्री जो थी अब तक, आतिशी जी, उन्होंने भी यही कहा कि अब हम विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेस वाला एंगल है, इस पर अगर आप 2 शब्द बोल दें, उसके बाद में बाकी मेहमानों का मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं। राम गुप्ता जी। कांग्रेस वालों को हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय संजय सिंह जी एक भविष्यवाणी की कि ना इनका नफा होगा ना नुकसान होगा, ये जहां थे जहां हैं वहीं रहेंगे। ये आर्यभट्ट के बाद इनका जो है जो टैग मिला है जीरो वाला, वो जीरो थे, जीरो है, जीरो ही रहेंगे। ये अपने उसमें खुश रहे। अगर इनको जो है बहुत जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उस बात के लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। ये ऐसे ही खुश होते रहे और आम आदमी पार्टी को जो चुभा तो है, आप मानो ना मानो राम गुप्ता जी, चुभा तो है अंदर कहीं ना कहीं
वो कसक तो है, वो महसूस हो रहा है, वो आपका दर्द, आपका पेन मैं महसूस कर पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कितना डेंट पहुंचाया है, कांग्रेस पार्टी ने कितना डेंट दिया है। मैं आऊंगा, आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा और इस पहलू पर हम बात करेंगे कि आपने जो कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा था कि वो जहां थे वहीं रह गए। देखिए, उनके पास खोने को कुछ नहीं था, वो तो 15 साल तक दिल्ली में राज उन्होंने किया। शीला दीक्षित ने किस प्रकार से जो है दिल्ली को चलाया और दिल्ली में तमाम विकास के कार्य हुए, इसके लिए दिल्ली के तमाम लोग अभी भी कहते हैं। लेकिन उनका जो जनाधार था वो आप पर गया और आम आदमी पार्टी के जनाधार धीरे धीरे ही सही लेकिन कांग्रेस के टुवर्ड्स थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ। इससे कांग्रेस पार्टी काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कसक दर्द थोड़ा सा आम आदमी पार्टी भी महसूस कर रही है कि इन 14 सीटों पर अगर साथ लड़ लेते या कांग्रेस ना लड़ सपोर्ट कर देती तो शायद आज आंकड़े कुछ और होते और ये फाइट काफी टफ हो जाती। लेकिन हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी भी हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चमत्कार नहीं किया, ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई में बीजेपी बाजी मार ले गई। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है लगभग 46% हुआ है। हमें 32-33% पहले 2013 मिला था, उससे बढ़ के 35% के आसपास हुआ, फिर 38 हुआ लास्ट इलेक्शन में। और अब ये कहते हैं कि 40% के आसपास जो वोट बैंक है उसमें हमने कुछ किया नहीं है, वो अपने आप आ गया है। ठीक है, आप अपने मन को जैसे बहलाना चाहें बहलाएं। आप हार चुके, मैं आपको और ज्यादा बेइज्जत नहीं करूंगा, जलील नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो योजनाएं थी, गारंटी थी, उनको जन जन तक पहुंचाया और लोगों ने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाओं में, नीति में, नियत में और नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया। सभी ने किया, जैसे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, झुग्गी वाले हैं, सभी प्रदेशों के लोगों ने किया। साउथ इंडियन ने किया, नॉर्थ इंडियन ने किया, जो हमारे पश्चिम बंगाल से लोग हैं उन्होंने किया। सभी ने हमको वोट किया और सभी धर्मों के लोगों ने भी वोट किया। अब इवन आप देखेंगे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी ने भी भारतीय जनता पार्टी को पहले से लगभग डबल संख्या में वोट किया है। तो ये दिखाता है कि दिल्ली बदलाव चाहती है। वोट परसेंटेज तो आपका बढ़ा है। देखिए, वोट परसेंटेज तो बढ़ा है और कहा जा रहा है कि ये जो आपको वोट परसेंटेज बढ़ा है, ये जो स्विंग होकर आया है वोट परसेंट, इसी ने तो आपको जिताया है। लोगों ने आपको वोट दिया है। जो झुग्गियों का वोट बैंक था वो आपको मिला, जो मिडिल क्लास का वोट बैंक था वो आपको मिला, बिल्कुल, और शायद इसका लाभ आपको मिला। इसी आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन ये जो आरोप लगना कि कांग्रेस पार्टी अगर ना लड़ती तो आज भारतीय जनता पार्टी इस हाल में ना होती, वो सरकार ना बना पाती। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पे जीती है, बिल्कुल, और ज्यादातर सीटों पे जहां हम जीते हैं कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के दोनों के आप वोट लगा लें, उससे ज्यादा वोट हमारी आई। कुछ सीटों पे है जहां जैसे वो 14 सीटों का आंकड़ा वो हम दिखा भी रहे हैं खेमचंद जी, जिसमें नई दिल्ली है, जंगपुरा, नांगलोई, जाट है। भाई उसी पे उसी पे और जब ये एक होके लड़े थे लोकसभा में तो क्या हुआ? 0/0। अगर आप इनकी वोट परसेंटेज देखें, जब ये एक होकर लड़े थे तो अभी मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन आपको 272 तक नहीं जाने दिया। आशीष भाई, जब एक होकर लड़े थे लोकसभा इलेक्शन में तब, और अब बल्कि इनको थोड़ा बहुत वोट ज्यादा मिला है। यदि लोकसभा से हम कंपेयर करें, जब एक होकर लड़े थे तो कम वोट मिला था। अगर ये एक होकर लड़ते तो बहुत सारी वोट जो अभी कांग्रेस को मिली थी वो बीजेपी को मिलती। हमारी पार्टी को थोड़ी, आप देखिए, सबका अपना अपना नजरिया है और भारतीय जनता पार्टी कुछ इस प्रकार से इन नतीजों का विश्लेषण कर रही है। मैं आऊंगा खेमचंद जी और बात होगी आगे भी हमारी, लेकिन हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी हैं। मैं आ रहा हूं। रमेश ठाकुर जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश ठाकुर जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस फैक्ट को जिसकी हम बात कर रहे हैं? कोइंसिडेंस है या व्हाटएवर, लेकिन उसको किस प्रकार से यहां से देखा जाए? वो 14 सीटें जिसके बारे में हम लगातार एक सीट को स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा भी करें, आपने भी काफी गहनता से रिसर्च किया होगा। कांग्रेस पार्टी का लड़ना क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के डैमेज की वजह बना? क्या आम आदमी पार्टी अगर इस स्थिति में पहुंची तो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी, या भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आक्रामक लड़ी है, इश्यूज को उन्होंने उठाया है, शीश महल से लेकर शराब घोटाला वो लोगों तक लेकर गए और लोगों ने समझा, वोट किया? रमेश जी। देखिए आशीष जी, इस मुद्दे पे कल आपके साथ में स्टूडियो में भी चर्चा कर रहा था जी। अभी एक बात समझने की है, कांग्रेस ने कोई आम आदमी पार्टी का कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है कि भाई हम आपको पुश करेंगे, हम आपको सहयोग करेंगे तभी आप हमारे बलबूते पे जीतोगे। और गठबंधन सबके साथ में होता, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, 38 लोगों को साथ में लेके चलती है और फिर धीरे धीरे उनसे बिछड़ जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और कमोबेश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ में भी ऐसा हो रहा है। उनका गठबंधन लोकसभा के लिए था, उसके बाद
बाद धीरे धीरे लोग बदलते गए, हटते गए, छीटते गए उनसे। अब कांग्रेस का जिस तरीके से यहाँ पे जनाधार था पूरे दिल्ली में, जो आपने 3 चुनाव से पहले देखा, देखो जितना डेंट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस के जनाधार को और उनकी जमीन को उन्होंने मारा था, तो मुझे लग रहा है कल उनको बड़ी संपैथी मिली है। ठीक है, उनको एक बार नहीं हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका जो पुराना दर्द है वो कम से कम एक दूर हुआ है। उनके बड़े नेताओं ने जिस तरीके से कहा था कि नहीं, हमारे सारे वोट बैंक को लेके ये पूरी हमारी जमीन खत्म कर दी, बेशक हमें एक चुनाव हार जाए या 2 हार जाए, 3 हार जाए, लेकिन उस व्यक्ति को हम लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने इतना बड़ा हमें आघात दिया। तो वही हुआ इनके साथ में। और रही बात, देखो जिस तरीके से अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें, आपने 14 दिखाया, मैं तो लैपटॉप पे देख रहा हूं, कम से कम 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जो बिल्कुल इनके जो वोट हैं वो जीत हार का मतलब पूरा मार्जिन तय करते हैं। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के उस स्थिति में नहीं होती जो इस स्थिति इस समय बना रखी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पूरी तरीके से सरकार बनाता और उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ठाना हुआ था, जब लोग हरियाणा के चुनाव जब हो रहे थे, 5 सीटें इनको ऑफर करी गई थी। उसके बाद में एक तरफ राघव चड्ढा उनके मंत्रियों के साथ में, उनके लोगों के साथ में सीट शेयरिंग की जब बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, वो नए नवेले जेल से निकले थे, उन्होंने क्या करा, 70 के बाकी सीटों पर उठा के उन्होंने घोषणा कर दी। तो ये नहीं होता, कम से कम आपकी लीडरशिप आपके साथ में एक मत होके आपको चलना पड़ेगा। एक चीज बात बहुत अहम आपने कहा रमेश जी की, तालमेल की कमी जो रही है वो अभी से नहीं, वो काफी समय से आफ्टर लोकसभा इलेक्शन दिखाई दे रही है धरातल पर, और शायद इसीलिए तमाम बड़े नेता जो हैं आज इन नतीजों के बाद में प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। संजय राउत को मैं सुन रहा था, संजय राउत ये कहते हैं कि जब एजेंडा एक है बीजेपी को हराना तो साथ मिलकर लड़ते, नतीजे जब आ रहे थे, रुझान ही आ रहे थे, तब उमर अब्दुल्ला को वो ट्वीट आना कि और लड़ लो आपस में। डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी को वो ये कह रहे हैं कि साथ मिलकर लड़ना चाहिए था। तो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, हार को लेकर वो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन धर्मेश शर्मा जी, मैं आऊंगा रमेश जी, धर्मेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेश जी, व्हाट अबाउट इंडिया गठबंधन? इंडी गठबंधन का क्या भविष्य यहां से, क्योंकि इंडी गठबंधन पूरी तरीके से बिखर चुका है। लोकसभा चुनाव में जो साथ एकता दिख रही थी वो अब दिखाई नहीं देती कहीं पर भी। जो आप कहते हैं कि भाई वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था, वो हम मान भी ले, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में आपको छोड़कर यानी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो तमाम दल थे वो सब आम आदमी पार्टी का सपोर्ट में थे। मैं देख रहा था कि अखिलेश यादव उनके लिए प्रचार कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल से ममता दीदी वो सपोर्ट कर रही थी, तमाम पार्टियां अरविंद केजरीवाल के समर्थन में थे। क्या ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन का जो भी अस्तित्व था वो अब समाप्त तो हो चुका है? अब जब लोकसभा चुनाव अगला 29 वाला आएगा तब इसकी बात करें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इंडी गठबंधन जो बना था ना, वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे लॉजिकली जो बाकी दल थे या तो वो कांग्रेस के साथ थे या कांग्रेस के खिलाफ थे, ठीक है। तो जब ये स्टेट में, जब आप जैसा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में अखिलेश यादव जी उतरे और बाकी दल उतरे, क्योंकि वो नेचुरल कांग्रेस के अलायंस में थे नहीं कभी, ठीक है। लेकिन सेंट्रल के स्तर पे, लोकसभा के स्तर पे इंडी गठबंधन बना हुआ है, बाकायदा बना रहेगा। आगे जब लोकसभा के चुनाव होंगे हम साथ बैठेंगे। लेकिन देखो, मैं आपको ना एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली को देखें तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना मनस्थिति रही है कि वो जरा एक छोटा बच्चा होता है ना गली के अंदर की, भाई अगर बैट मेरा है तो बैटिंग में हमेशा मैं ही करूंगा, ठीक है। आपकी बॉलिंग और फील्डिंग करोगे और मैं कभी आउट भी नहीं होऊंगा। वो है ना, शेयरिंग में कभी बिलीव नहीं करते थे। उनको एक गलतफहमी होती थी कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूं, और यही उनका जो घमंड है जो उनको ले डूबा है। देखिए, जनता है ना मन बना चुकी थी बदलाव का, और जनता को ये समझ में आ रहा था कि ना कि कांग्रेस के समय पे सरकार अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस लेने लगी, और हमें थोड़ा समय लगेगा गठबंधन के स्तर पे, हमें थोड़ा समय लगेगा, प्लस जमीन के स्तर पे हमको ये देखना पड़ेगा कि हम और कितना मेहनत कर सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस चुनाव से हमको ये समझ में आया कि धीरे धीरे जनता का विश्वास कांग्रेस पे बढ़ रहा है, और नो डाउट हम आगे मेहनत करेंगे। आम आदमी पार्टी की जो शराब नीति का जो शराब घोटाला हुआ, उन्होंने जो जनता के लिए कुछ काम नहीं करा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ना, मैं बताऊं आपको रीजन क्या रहा, कि उनकी जितनी भी योजनाएं थी वो भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हम कंटिन्यू करेंगे,
तो कहीं ना कहीं है ना 20 जनवरी के आसपास तक जनता के मन में ये भ्रम था कि कहीं ये स्कीम बंद नहीं हो जाए, लेकिन जनता को लगा कि अगर एक पार्टी आ रही है और वो हमारी स्कीम को कंटिन्यू करेगी तो धीरे धीरे जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लग गया। नो डाउट हम ग्राउंड पे और मेहनत करेंगे, पर आम आदमी पार्टी का डूबने का जो कारण है वो उनका घमंड है, उनकी एरोगेंस है, पब्लिक को साथ लेके चलना नहीं। आप एक चीज देखिए, उनके जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं आधे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो उनके कैंडिडेट जो जीते वो भी बीजेपी और कांग्रेस वाले वोट ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बकायदा उन्होंने साथ ही नहीं रखा। तो जो जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया गया था, जिस उम्मीद के साथ वो आई थी राजनीति करने, जनता को लग गई तो वापस से वही पार्टी बन गई जिसको ये गालियां दे रही थी। तो ये उनका सबसे बड़ा बस एक सवाल, एक छोटा सा इसमें मैं ऐड ऑन कर दूं धर्मेश जी की, लक्ष्य क्या था इस बार के विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस पार्टी के लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में पूरी कोशिश करना या अपना जनाधार प्राप्त करते हुए एक आध दो सीटें जीतना? क्योंकि आप शून्य पर फिर से रहे। इसको लेकर अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं राम गुप्ता जी, वो मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं आर्यभट्ट का अगर सही कोई उदाहरण है उनके शून्य का, तो कांग्रेस पार्टी है वो हैट्रिक लगाते हैं शून्य की। आम आदमी पार्टी वाले कुछ इस प्रकार से आपके मजे ले रहे हैं। अब इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की रहेगी? इस पर मैं आऊंगा, नहीं इस पर मैं आऊंगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। साथ में राम गुप्ता जी का रिएक्शन भी लूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी इस प्रकार से देख रही है कांग्रेस पार्टी को, तो क्या इस चीज को लेकर वो आश्वस्त करेंगे कि भविष्य में कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे विधानसभा स्तर पर या लोकसभा स्तर पर? इसकी भी बात होगी, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए, ये चर्चा जारी रहेगी। आपकी हार का पोस्टमार्टम जारी है। चर्चा हम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो बुरी तरीके से हार हुई, जो 62 से 22 पे आ गए, उसमें कांग्रेस पार्टी का कितना बड़ा रोल है, अब इस पर बात हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं लगातार। एक बार फिर से स्क्रीन पर आप उन सभी को देख सकते हैं। खेमचंद शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं, धर्मेश जी हैं, रमेश ठाकुर साहब हैं और राम गुप्ता जी हैं। राम गुप्ता जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन उससे पहले धर्मेश जी, जाते जाते मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था, मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राम गुप्ता जी का रिएक्शन लूंगा। देखिए सर, आप एक बात समझिए, आम आदमी पार्टी है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। ये कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो कि शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुआ, ठीक है, उन पर बकायदा इल्जाम लगाए गए और ये पार्टी बनी और इन्होंने सरकार बनाई। शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठा हुआ, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया तो मैं उसी पे आ रहा था। करेक्शन तो करने दो, ठीक है, हम भी इंसान है, कभी कभी हम भी स्लिप हो जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? तो इन्होंने एक बकायदा इन्होंने एक ना कहते हैं ना एक नैरेटिव सेट किया कि कांग्रेस बहुत भ्रष्टाचार कर रही है, उसके नैरेटिव के दम पे इन्होंने सरकार बना ली और पब्लिक को ये कन्विंस कर पाए। तो अब बाद में क्या हुआ कि 12 साल में पब्लिक को क्या लगा कि ये तो खुद वही बन चुके थे, ठीक है। इन्होंने बकायदा शराब घोटाला किया, बकायदा उन्होंने तरह तरह के वादे किए, वो पूरे नहीं कर पाए, जमीनी स्तर पे काम नहीं करा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का खराब हो गया, यमुना को साफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस नैरेटिव को लेके ये पार्टी बनी थी ना, ये पार्टी का पूरी तरह जो इनका कहते हैं ना जो विचारधारा है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जनता ये समझ गई थी, इसलिए इनका इतना बुरा हाल हुआ है। और मेरे को तो अब ये डर है कि कुछ समय में ये पार्टी कंप्लीट। ठीक है, राम गुप्ता जी आपको शामिल कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। राम गुप्ता जी जवाब दीजिए। साल बाद की पीढ़ी है वो याद करेगी भट्ट को नहीं। जीरो इन्वेंशन करने वाली कौन पार्टी है? उसका नाम है कांग्रेस। जी पूछिए आशीष जी, आपके में एक आरोप का मैं ये मेरी बारी है ना? हाँ आपकी बारी है, आपकी बारी, आपका मंच है, बोलिए। सर आपको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए थोड़ा। आशीष जी आपको करेक्ट करना चाहता हूं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हराया है। मैं बुरी हार के बारे में बताना चाहता हूं। 2013 49 दिन की सरकार बनी थी, तो हमने जो है इस कदर काम किया था, जब हमारे पास एसीबी नाम की एक जो है भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी हुआ करती थी, जिसमें हमने जो है रिकॉर्ड लोगों को जेल भेजा था जो इनके करप्ट लोग थे, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे भाजपाई हो। यहां तक कि हमने अंबानी तक के ऊपर एफआईआर किया था। इससे जो है डर करके मौजूदा मोदी सरकार ने अगली बार जब हम प्रचंड बहुमत से जीते और बुरी तरीके से हराया भारतीय जनता पार्टी को, एक स्कूटर में बैठाने लायक छोड़ा इनको, जो इनके विधायकों को। तो आप समझ सकते हैं बुरी हार का मतलब ये होता है। दूसरा, इन्होंने शराब घोटाले के बारे में भी कुछ शेयर किया था, तो मैं शराब घोटाले के बारे में बता दूं कि देश में लोकतंत्र है और आदरणीय हमारे जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिन्होंने संविधान दिया, उस संविधान के दम पर अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने सिवाय इनको तमाचे मारने के कोई काम नहीं किया है। और हमारे
एक भी नेता पर ये शराब नीति का जो घोटाला है, जो तथाकथित घोटाला है, इस घोटाले पर रत्ती भर भी अभी हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम दिल्ली की जनता तक अपनी बात प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाए। नहीं, बड़ी बात यह है कि आप खैर आप लोग हारे हैं, और आप लोग खैर ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बुरी तरीके से हारे हैं, क्योंकि 62 से 22 पर आ जाना, 62 से 22 पर आ जाना, वोट बैंक इतना ज्यादा जो है नीचे आ जाना, अगर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसका भी स्वागत है भाई। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप अपने मन में, हाँ 2%, लेकिन आपको ये तो मुझे लगता है कि मंच पर स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने, सुनिए, जनता ने आप लोगों को सिरे से खारिज कर दिया। आपकी फ्री शिक्षा, आपका फ्री बिजली, आपका फ्री पानी, जनता ने इसे तक इस बार स्वीकार नहीं किया। आपके पार्टी के जो मेन लीडर हैं, संयोजक आपकी पार्टी के, वो चुनाव हार जाते हैं, नंबर 2 हार जाते हैं, नंबर 3 चुनाव हार जाते हैं। उसके बावजूद आप यहां बैठकर ये कह रहे हैं कि हम उस प्रकार से नहीं हारे, हम आज भी मजबूत हैं। ठीक है, अपने आप में आप मजबूत रहिए, ऊपर वाला आपको और कॉन्फिडेंस दे, लेकिन ये यहां पर आके कहना कि इसमें जो है हम लोग कोई आरोप हमारे ऊपर सिद्ध कोई नहीं कर पाया, जनता ने जो है हमको हमारी बात सही से समझी नहीं, तो ये आप कह सकते हैं वही कि मन बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। राम गुप्ता जी सफाई दे रहे हैं, मुझे भी तो मौका दीजिए, मुझे भी मौका दीजिए। मैं राम गुप्ता जी प्रॉपर मौका दे रहा हूं आपको। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप सत्ता से चले गए तो मौका नहीं देंगे, आपको भी बराबर उतना ही मौका मिलेगा। सुनिए तो सही, मैं आ गया, खेमचंद जी आ गया, बस राम गुप्ता जी थोड़ा बोलना चाह रहे हैं। राम गुप्ता जी, ये तो दिल्ली की जो जनता है, उस जनता में ये आम धारणा बन चुकी है 5 तारीख के बाद। दबे कुचले लोगों को जिस प्रकार से बरगलाया गया है, दबे कुचले लोगों के अलावा दिल्ली के जितने भी वोटर हैं, उन वोटरों को डराया धमकाया गया। आजाद भारत के इतिहास में यह पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा, ये मैं नहीं आरोप लगा रहा, ये दिल्ली के मतदाता आरोप लगा रहे हैं कि ये पहला चुनाव है दिल्ली का जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ी नहीं रही थी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के 2 सहयोगी जरूर चुनाव लड़ रहे थे। एक दिल्ली की पुलिस की वर्दी पहन करके इनके आम आदमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे और लड़ा रहे थे, और दूसरा चुनाव आयोग के कर्मचारी चलो राम गुप्ता जी, मुझे इस बात की बहुत खुशी मिली कि आपने ईवीएम को दोषी, ईवीएम को आपने कटघरे में नहीं खड़ा किया, ईवीएम को आपने दोषी नहीं बताया। एक चीज ये नहीं, ये मुझे इस बात की बहुत खुशी, प्रसन्नता है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस वाले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो जो ईवीएम पर बटन दबाने का काम है वो तो जनता ने किया है ना। वो थोड़ी ना कोई 2 सितारा लगाया हुआ पुलिस वाला जाकर दबा देगा बटन। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद जी बात कर रहे हैं, देखिए, अरे मन नहीं था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को मैं जलील करूं या उनकी बातों को कोई आवश्यकता नहीं है, सबका अपना सम्मान है, काउंटर करूं। देखिए, उन्होंने 2-3 बातें कही कि शराब के घोटाले के बारे में 2-3 बात कही, हमारे घोटालों के बारे में 2-3 बात कही। मेरे भाई, आज जन जन जानता है। केजरीवाल जी ने बोला था जनता की अदालत में जाऊंगा, रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्ट, पास हो गया तो सीएम बनूंगा, रिजेक्ट हो गया। और दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से अनुरोध करूंगा, अपनी पार्टी के नेताओं से पूछ लें, उन्होंने बोला है, उन्होंने इसी पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने हार स्वीकार की है और बहुत ही नीट एंड क्लीन इलेक्शन हुआ है। या तो उनसे बोलो, या फिर अभी उन्होंने आपको निर्देश दे दिए कि वो अभी रोना शुरू करेंगे। आप जो भी कहो, जनता का फैसला है, जनता का अपमान मत करो। जनता ने अपने मन से वोट किया है, और आपने जितना भी छलावा, जितने भी झूठ, जितने भी फ्रॉड करने थे वो कर लिए। हर दिन आपका नैरेटिव आ रहा था, हर दिन आपका एजेंडा आ रहा था, लेकिन जनता ने सुशासन को चुना, जनता ने मोदी जी की गारंटी को चुना, जनता ने विकास को चुना, जनता ने आपदा को रिजेक्ट किया। 11 साल में आपने काम किए नहीं। अगर काम करते, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते, लड़ते नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष में थे, इसीलिए तो जनता ने कहा आप सत्ता में रहते हुए विपक्ष में थे तो आप विपक्ष में ही रहो। आपको जब विपक्ष का रोल चाहिए, आप खेमचंद जी, जनता ने वोट किया। नहीं खेमचंद जी, जनता ने आपको वोट किया, वो वोट परसेंटेज भी जो है वो दिख रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रमाण को जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को जीत का क्रेडिट कोई दे नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था आप लोगों को जिताने में, चुनाव आयोग से आप लोगों की सेटिंग है, उन्होंने बहुत सहयोग किया आप लोगों को, आपने वोटिंग लिस्ट में घोटाले किए, चुनाव से पहले आपने कई नाम जो है आम आदमी पार्टी के वोटर्स के वो काट दिए, अपने जोड़ दिए। इस प्रकार के आरोप आपको इन बिटवीन द इलेक्शन लगते रहे, वो आपने देखा होगा, उस पर हम लोग कई बार चर्चा भी की है। और आज जब जीत गए तब भी नहीं मान रहे, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग ने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया और चुनाव जीता। और दूसरे कई लोग तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर ना होती, वो अगर अलग ना लड़ती, तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में ना होती। आशीष भाई ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता को लगातार एक के बाद एक अच्छी न्यूज मिली। पहले मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट, पूरी दिल्ली में खुशी की लहर। अब आपदा से मुक्ति, पूरी दिल्ली में खुशी की लहर है। इवन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे गा रहे थे कि ठीक है आपदा गई। वो पार्टी गई जिसने शिलाजी को हराया था। तो कोई भी मतलब इनके हारने पे किसी को भी दर्द नहीं है, सब खुश हैं, बढ़िया राज चला गया। तो इन्होंने खुद कहा कि ये विपक्ष में रहना चाहते हैं, तो जनता ने भी कहा ठीक है, तो विपक्ष वाला काम करते हो तो विपक्ष का रोल ही हम आपको दे देते हैं, आप विपक्ष में रहो, हंगामा करो। लेकिन इन सबके बीच में खेमचंद शर्मा जी, आप बड़ी जीत दर्ज करते हैं तो जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं। तो मुझे उम्मीद है, या सभी को उम्मीद है, कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगी और बेहतर से बेहतर करके वो जनता के सामने पेश करेगी। कल आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सबके सामने सभी एमएलए को, पूरी पार्टी को, सभी कार्यकर्ताओं को साफ साफ निर्देश दिया कि जिम्मेदार हम चौकीदार हैं, हम मालिक नहीं है। जो अपने आप को मालिक समझते थे, जनता ने उनको बता दिया असली मालिक जनता है। ठीक है, मेरे पास खेमचंद जी, मेरे पास समय जरूर करेंगे। ठीक है खेमचंद जी, मुझे उम्मीद है और मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली को उम्मीद होगा जिन्होंने आपको चुना है। मेरे पास समय सीमित है, लेकिन रमेश ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बातें सुनी, फाइनल कंक्लूजन आप दे दीजिए, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। मैं एक राम गुप्ता जी हैंड रेज कर, इसके बाद उनका भी छोटा सा रिएक्शन लूंगा। रमेश जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में कैसे रहती है उसकी परीक्षा अभी जनता ने नहीं ली थी। ये पहला मौका है आम आदमी पार्टी के पास कि अब वो अपोजिशन में बैठेगी और वहां किस तरीके से लोगों के जो मुद्दे हैं और दिल्ली की जो जनता के मुद्दे वो किस तरीके से एडमिट करती है विधानसभा में, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है, आम आदमी पार्टी हारने के बाद मुझे लग रहा है दुखी नहीं है, वो बहुत राहत की सांस ले रही यार कि हमें इतना फंसा दिया गया था कोर्ट कचहरी के चक्कर में। कम से कम 5 साल ये लोग अब बैठ के कम से कम विपक्ष की भूमिका में ये काम करेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की उतनी दुर्गति नहीं हुई है जितनी दुर्गति कही जा रही है। देखिए, 70 विधानसभा सीटों में अगर 22 सीटें उनको मिल रही है तो प्रचंड बहुमत के साथ में वो विपक्ष में है। और इसके अगर काउंटर अगर आप करो तो जिस तरीके से जितनी चीजें और जितनी फ्री की चीजें भारतीय जनता पार्टी ने कही हैं, तो मुझे लग रहा है दिल्ली की जनता को अगर सब मिल जाए तो 5 साल में इनको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, सिलेंडर 500 रुपए का है, और त्योहार अब आ रहा है होली पे 2 सिलेंडर फ्री हैं। और रही बात, अभी खेमचंद्र भाई साहब कह रहे थे कि 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स में छूट दे दी है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन कम से कम ऐसी व्यवस्थाएं तो बने कि एक आदमी 12 लाख रुपए साल में कमाता है। 1.5% ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के जिनके लाख रुपए महीने के हिसाब से सैलरी है। भाई हम जितने भी नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही किया और इस विषय को उठाना बहुत जरूरी था रमेश जी की ठीक है आपने टैक्स में राहत दी लोगों को, लेकिन इस बारे में भी जरा सोचिए, विचार करिए कि आखिर कितने लोग हैं देश में जो 12 लाख का पैकेज ले रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं, इसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। मैं डिबेट को क्लोज करूं उससे पहले राम गुप्ता जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। राम गुप्ता जी, राम गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज जल्दी से अनम्यूट हो जाइए, जल्दी से अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मेरे पास समय इतना ही था, आप अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट नहीं है, आप अनम्यूट हो जाइए पहले। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं है क्योंकि हम 10 साल से विपक्ष की भूमिका में ही निभाते हुए हमने दिल्ली के सारे काम करवाए हैं। ठीक है धर्मेश जी, ठीक है धर्मेश जी, जल्दी से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी है ना जो विपक्षी भूमिका है, प्लीज जंतर मंतर पे ना निभाए, कृपया विधानसभा में निभाए। और बीजेपी कोशिश करे कि बीजेपी जो है जाते जाते भी आपने तंज कस दिया। खैर मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, खेमचंद जी, धर्मेश जी, रमेश ठाकुर जी और राम गुप्ता जी, आप लोग जुड़े। देखिए, आपकी हार कांग्रेस का हाथ, ये था विषय, इस पर हुई चर्चा। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।